गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 की हिंदी अंतरा भाग 2 से गद्य खंड के चैप्टर 1 प्रेम घन की छाया स्मृति। इस चैप्टर के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। प्रेम घन की छाया स्मृति चैप्टर में रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने जो प्रारंभिक रुझान थे उसका बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से कैसे आकर्षित हुआ हिंदी की तरफ और उनके रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि संबंधित पहलुओं का बड़ा ही चित्रात्मक इस चैप्टर में चित्रण किया गया है। अब इस चैप्टर के एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। अब लेखक कहते हैं कि जो मेरा पारिवारिक जो बचपन था, जो परिवेश था, वो साहित्यिक से भरा हुआ था, भरपूर था। इनके पिताजी भी कविता के बड़े प्रेमी थे। लेखक अभी छोटी उम्र के ही थे। अपने पिता से भारतेंदु जी के नाटकों को सुना करते थे। बचपन से भारतेंदु जी के प्रति उन्हें लगाव तो स्वाभाविक ही था और जब शुक्ल जी के पिता का स्थानांतरण तबादला मिर्जापुर में हो गया तो उन्हें पता चला कि भारतेंदु के मित्र मिर्जापुर में रहते हैं। शुक्ल जी बहुत प्रसन्न हुए। अपनी बाल बुद्धि के बारे में लेखक कहते हैं कि उन्हें हिंदी के साहित्य का जो हरिश्चंद्र जी थे और जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक और राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती। अब ये जो सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक थे और जो लेखक थे राजा हरिश्चंद्र, कवि हरिश्चंद्र, उनमें में ये कहते कि जो मेरी बालक बुद्धि थी उनमें कोई भेद नहीं कर पाती थी। वे जो कवि हरिश्चंद्र थे उन्हें ही और सत्य हरिश्चंद्र को एक ही समझते थे। हरिश्चंद्र सबसे दोनों की एक मिलीजुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। अब उनके मन प्रसन्नता से भरा रहता था। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते थे जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी। अब उनसे जो एक प्रसिद्ध कवि थे हिंदी के उस टाइम, उनका उपनाम है प्रेमघन जी और उनका पूरा नाम है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। उनसे मिलने की उनकी बहुत ही लालसा उनके मन में हुई। जब लेखक को पता चला कि मिर्जापुर में भारतेंदु जी के मित्र रहते हैं तो उनसे रहा न गया। चौधरी साहब के मकान से परिचित थे, वे अगवा हुए। अब उन्होंने जो उनके चौधरी साहब जो प्रेमचंद थे उस समय के जो प्रसिद्ध कवि थे, उनके जो मित्र थे कुछ उनके मकान से परिचित थे, उन्होंने अगवा उन्हें आगे कर लिया। मील डेढ़ का सफ़र तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। अब नीचे का बरामदा खाली था। अब जो प्रेमघन जी का जो घर था, उनके घर के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि उनके घर कैसा था और वे कहाँ खड़े थे। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवर्त ढका हुआ था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ रही थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया कि उधर देखिए। कोई दिखाई न पड़ा। अब उन्हें सड़क पर उन्होंने कई चक्कर लगाए। उन्हें देखने के उनके मन में एक उत्कंठा, एक लालसा जाग रही थी। कुछ देर पीछे के लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच, लता प्रतान होती है कि वहाँ पर जो लताओं का जो बहुत सारी बेलें थी, उसके बीच में उन्हें एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। उनके जो दोनों कंधों पर क्या थे, बाल बिखरे हुए थे और उन्होंने अपना एक हाथ खंभे पर टिका रखा था। देखते ही देखते मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए मैंने उनकी झलक देखी और वो जो मूर्ति थी फिर मेरी दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी कि मैंने पहली बार उन्हें देखा था। ज्यों तो मैं सायना होता गया तो हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मुझे हिंदी के जो नवीन साहित्य था उसकी ओर मेरा लगाव और झुकाव बढ़ता चला गया। क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाबूराम रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। उनके पिताजी के सहपाठियों में थे। एक जो कॉलेज में पढ़ते समय जब वे रामकृष्ण जी थे उनके पिता के सहपाठियों में थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय यहाँ आया करती थी क्योंकि उनके पिता भी एक प्रसिद्ध लेखक थे और उनका भी साहित्य के प्रति रुचि थी। तो उनके घर पर
पुस्तकें आया करती थी और उन पुस्तकों को उनके पिताजी उनसे छुपा कर रखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मेरा जो मन है, बचपन था, छोटे बच्चे थे, कि स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर उनमें न लग जाए, वे बिगड़ने जाएं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला। मैं वहाँ से पुस्तकें ला ला कर पढ़ा करता। अब इनका तो इंटरेस्ट, इनकी रुचि थी शुरू से ही साहित्य के प्रति, तो इनका मन पुस्तकों में लगता था और ये वहाँ से लाइब्रेरी में से पुस्तक लाते थे और ला ला कर वहाँ से पढ़ते थे। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। अब उन्होंने वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी जो पाठक निकलते दिखाई पड़े, वो जो पुस्तकालय में प्राय उन्हें मिला करते थे। इससे वे मुझे देखते ही वहीं पर खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान में वे निकले थे वो भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कुतूहल, क्या होता है, जो बेचैनी की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं से लीन होकर उन्हें देखता रहा। पाठक जी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए निकल गए। जो पाठक जी थे वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके साथ बातचीत करते हुए बहुत दूर तक चले गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मित्रता में परिणत बदल गया। लेखक कहते हैं कि भारतेंदु जी के मकान के नीचे जो हमारा मिलन हुआ दोनों का, तो शीघ्र ही बहुत प्रगाढ़ मित्रता में बदल गया। अब लेखक कहते हैं कि मेरी जो अवस्था थी, आई थी 16 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई। समवयस्क उनकी समान आयु वाले जो हिंदी प्रेमी थे उन्हें एक प्रसिद्ध मंडली मिल गई, जिसमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। अब जितने भी इनके समवयस्क समान आयु वाले हिंदी प्रेमी थे, जितने भी लेखक थे पुराने नए, उन सब की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। अब लेखक कहते हैं कि मैं भी अपने को एक अच्छा लेखक मानने लगा था। उन सबके साथ रहकर चर्चा करके लेखक भी अपने आप को एक अच्छा लेखक मानने लगे थे। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। अब लेखक कहते हैं कि जब हम बातचीत करते थे तो उनमें हम निसंदेह और इत्यादि शब्द का प्रयोग करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार, कचहरी के अफसर और अमला की बस्ती थी। अमले होते हैं कर्मचारी मंडल। अब लेखक कहते हैं कि जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, वकील, मुख्तारी, कचहरी के अफसर लोग रहते थे। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इससे उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख छोड़ दिया था। हम ज़्यादातर निसंदेह इत्यादि शब्द का प्रयोग करते थे, इसीलिए इन लोगों ने हमारा नाम निसंदेह लोग रख दिया। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा परिचय कराया। उससे कराते हुए कहा कि पिताजी ने कहा यह मेरा पुत्र है, हिंदी में रुचि रखता है। अब सब जज ने उत्तर दिया कि यह बताने की आवश्यकता नहीं है, इनकी तो सूरत देखकर ही मैं समझ गया हूँ। जब लेखक हैरान होकर रह गए कि आखिर मेरी सूरत में ऐसा क्या है कि इन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया। शायद मेरी सूरत से ही पढ़े लिखे नौजवान लगते थे। लेखक कहते हैं कि शायद कि मैं देखने से, मेरे चेहरे से ही पता लग रहा है कि मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। उनके भीतर की जो प्रतिभा है उनके चेहरे पर विद्यमान थी, उनका जो टैलेंट है उनके चेहरे से उनके दिखाई दे रहा था। अब चौधरी साहब से तो मैं अब अच्छी तरह परिचित हो गया था। उनके यहाँ मेरा आना जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। वे उनके वहाँ रोज़ आना जाना होता था और एक लेखक की हैसियत से वहाँ पर आते थे और जाते थे। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ समझा करते थे। हमें पुराने बड़े थे इसलिए वे उन्हें पुरानी चीज़ समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। पुरातत्व जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें प्रेमघन जी को कहते हैं कि उनमें प्रेम और जो आश्चर्य था वो उनका दोनों का एक अद्भुत मिश्रण था। यहाँ पर ये कह देना आवश्यक नहीं है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईसे में बहुत अमीर थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच गाना और उत्सव हुआ करते थे।
उनकी हर एक अदा से रियासत और उनकी जो अमीरी थी वो दिखाई देती थी। कंधों तक उनके बाल लटके रहते थे। इधर से इधर टहल रहे हैं कि एक छोटा सा लड़का पान की तश्तरी लिए उनके पीछे पीछे लगा हुआ है कि उनके नौकर चाकर पान भी अपने हाथ में लेकर उनके आगे पीछे घुमा करते हैं। बात की काट छाट क्या कहना है, जो बात उनके मुंह से निकलती थी एक विलक्षण अद्भुत वक्रता टेढ़ापन उसमें रहता था। उनकी बातचीत करने का जो ढंग था वो एकदम निराला था। नौकरों तक के साथ उनका जो संवाद था, जो बातचीत करने था, वो सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास भी गिर गया तो उनके मुंह से ही निकला, कारे बचाता नहीं। उनके प्रश्नों से पहले क्यों साहब अक्सर लगा। जब मैं किसी से कोई बात पूछते थे तो क्यों साहब अक्सर स्टार्टिंग में लगा देते थे। वे प्राय लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें फिक्र में रहते थे कि हम भी इन्हें कैसे बेवकूफ़ बनाएं। मिर्ज़ापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि सबका बेवकूफ़ बनाते हैं तो मैं भी इन्हें भी बनाऊं। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंबे के सारे खड़े दिखाई पड़े तो उन्होंने चट अपनी कविता को पूरा कर दिया और कहा, जिसका अंतिम है, खंबा टेकी खड़ी जैसी नारी मुगलाने की। तो उन्होंने उस पर एक कविता बना डाली। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडित जी आए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया और चले आ रहे हैं। प्रश्न हुआ, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। अब लेखक कहना चाहते हैं कि वे हाजिर जवाब थे, जैसा भी कोई प्रश्न करते थे उसका उत्तर भी उसी तरह से दे देते थे। लेखक के अनुसार एक बार चौधरी साहब ने अपने घर पधारे एक पड़ोसी से घन चक्कर शब्द का अर्थ और लक्षण पूछा तो पड़ोसी ने उन्हें इस उत्तर में सुबह से रात तक के सभी कार्यों को लिखकर फिर उसे पढ़ जाने को कहा। लेखक के साथ ही पंडित लक्ष्मीनारायण चौबे, पंडित भगवान दास हालना, पंडित मास्टर आदि एक बार गर्मियों में चौधरी साहब के घर की छत पर बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ जल रहा लैंप भड़क उठा। चौधरी साहब नौकरों को बुलाने लगे और लैंप को नहीं छुआ। अब चौधरी साहब बड़े अमीर थे, रईस थे, तो उन्हें तो काम करने की आदत नहीं थी, तो लैंप को वो बुझाने के लिए भी उन्होंने नौकर को आवाज़ लगाई और लैंप की चिमनी ग्लोब सहित फूट गई। चौधरी साहब कहते थे, नागर अब भ्रंश से विकसित भाषा ही नागरी है। वे मिर्जापुर को मिर्जापुर लिखते थे, जिसका अर्थ में लक्ष्मीपुर, मीर समुद्र प्लस जा पुत्री प्लस पुर कहते थे। अब लेखक इस चैप्टर में बताना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरह से एक साहित्यकार की रचना की, साहित्यकार बने, किस तरह से उनका जो भाषा व साहित्य के प्रति उनकी जो रुझान था वो किस तरह से उनका बढ़ा इस तरफ, साहित्य की तरफ। उनका बाल्यावस्था में उनके घर का जो परिवेश था वो भी साहित्य से भरा पड़ा था। उनके पिताजी भी एक कवि थे और प्रेमगन के सानिध्य में आकर शुक्ल जी का साहित्यकार आकार, उन्होंने जो साहित्यकार का आकार था वो ग्रहण किया। इसकी बहुत ही मनोहारी झांकी उन्होंने इसमें प्रस्तुत की है। अब प्रेमघन के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि अपनी जो उनके समान आयु की जो मंडली थी उस प्रकार से प्रभावित हुए और हिंदी के प्रति आकर्षित होकर किस प्रकार रचनाकार के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, इससे संबंधित सभी पहलुओं का वर्णन इस चैप्टर में लेखक ने किया है। धन्यवाद।